गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी यानी कि CMI का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। दरअसल में इस डेटा में बात की गई है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट कि आखिर कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना है, डोमेस्टिक सेक्टर का कितना इन्वेस्टमेंट है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो नए प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे लीड कर रहा है। एंड इनफैक्ट अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मेजरली आपकी डोमेस्टिक कंपनीज़ ही हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है फॉरेन प्राइवेट सेक्टर का, उसमें एक गिरावट देखने को मिली है और ये 5 साल में सबसे कम नंबर आपको देखने को मिलेगा फॉरेन प्राइवेट सेक्टर का। पर अगर हम इंडियन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे कि पिछले 15 साल के अंदर काफ़ी यहाँ पे शानदार हाई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है इन द न्यू इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव मेड। बट दिक्कत कहाँ पे है? सरकारी इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों, एक और जो मुद्दा यहाँ पे द हिंदू के फ्रंट पेज पे हाईलाइटेड है वो है रिगार्डिंग द इशू ऑफ सर क्रीक। अब आप सब लोग जानते होंगे कि जो सर क्रीक है वो बेसिकली अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इशू बन के सामने आ जाता है। ये दरअसल में 96 किलोमीटर का एक अपने आप में टाइडल एस्चुरी है रन ऑफ कच्छ के अंतर्गत, जो भारत का हिस्सा है। पर अक्सर पाकिस्तान वहाँ पे अपनी हरकतें करने की कोशिश करता है। अभी रिसेंटली भी यहाँ पे पाकिस्तान ने यही कोशिश करी कि अपनी जो मिलिट्री था उसको बिल्डअप किया इस पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत, एंड उसके इंटेंशन बिल्कुल ही ख़राब थे। अब भारत ने बोल दिया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब भारत उसको यहाँ पे देगा। दोस्तों, डेट है आज की 3 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर PW, यहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो FRI के बारे में डिस्कस करना है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। अब इसको समझने के लिए हमें मतलब अभी रिसेंट हैपनिंग क्या हुई है इसको समझने से पहले FRI को ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो, कई बार आप लोग नोटिस करते हो कि आपको ना कोई कॉल्स वगैरह आते हैं और वो फेक कॉल्स होते हैं, और कई बार आपको बोलते हैं कि आप अपना अपना बैंक अकाउंट नंबर शेयर करिए, आप अपना OTP शेयर करिए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बहुत सारा फ्रॉड वगैरह करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उससे हमारा जो फोकस है या हमारा ध्यान था डिजिटल इकॉनमी के ऊपर है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के ऊपर, वो कहीं ना कहीं साइड हो जाता है। हम लोगों को भी लगता है यार ऑनलाइन पेमेंट क्या वाकई में इतना ज़्यादा इशू आता है इसके अंतर्गत। तो देखो, ये फ्रॉड वगैरह से लोगों को बचाने के लिए हमने एक FRI फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसको कि 2025 मई के अंतर्गत डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा डेवलपमेंट लॉन्च किया गया था। ये DIU और कुछ नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आपको यूनिट देखने को मिल जाएगा। अब ये करता क्या है? देखो, मोबाइल नंबर के माध्यम से ही आपको बता देगा कि ये जो मोबाइल नंबर है ये रिस्क करने की कितनी प्रॉबिलिटी है, मीडियम है, हाई है, वेरी हाई रिस्क है। मतलब मान लो उस मोबाइल नंबर ने पहले ही कई लोगों को चूना लगाया है या कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, तो उस केस में उसका रिस्क वेरी हाई क्लासीफाई कर दिया जाएगा। अब डेटा कहाँ से आएगा? देखो, सरकार के पास डेटा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स करवाई होंगी कि ये मोबाइल नंबर से उनके साथ यहाँ पे धोखाधड़ी करी गई। फिर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का चक्षु प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा हमारे बैंकों की UPI रिपोर्ट्स होती हैं, उनको भी एनालाइज़ करके हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सा वाला जो नंबर होगा मोबाइल नंबर वो फ्रॉड करने की प्रॉबिलिटी यहाँ पे रखता है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे आपके और डेटा मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट से आ जाएगा। बेसिकली जो कि आपके डीएक्टिवेटेड या फ्रॉड नंबर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, जिससे कि डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी को बढ़ाए जाने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। अब हुआ पता क्या है? अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और साथ ही साथ FIUIND, इसको भी डिस्कस करूँगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इन्होंने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे MOU साइन किया है। साइन करने का पर्पस क्या है कि भाई ये जो आपका FRI वाला डेटा है ना, ये शेयर होना चाहिए। ये शेयर होगा तो कहीं ना कहीं सारा चीज़ें पता लगती रहेंगी। प्लस एट द सेम टाइम आपके जो मोबाइल नंबर जो डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं
उनको भी यहाँ पे शेयर करेंगे कि क्यों आखिर डिस्कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स होंगी ना, वो सारी की सारी यहाँ पे शेयर की जाएंगी आपस में बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड FIUIND। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है DIP डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का जो फिनेक्स 2.0 पोर्टल है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी एंड इससे हमें फ़ायदा होगा। थोड़ा सा हम FIUIND की बात भी कर लेते हैं। दरअसल में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एंड इसका काम ये है कि अगर मान लो कुछ ऐसी गतिविधियां हमें देखने को मिलती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुछ देखने को मिलती हैं जो अपने आप में संदेहजनक है, सस्पिशियस है, तो उसको रिसीव करना, उसको डिसेमिनेट करना, उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, वो सारा काम FIUIND का ही होता है। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही साथ हमें एक और जानकारी पता होनी चाहिए DIU DOT के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि इसको बनाया किसने है, FRI को बनाने वाला कौन है, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर एक यूनिट है, दैट इज़ DIU। और DIU ने ये पहला काम नहीं किया, इसने और भी बहुत सारे काम किए हुए हैं फ्रॉड्स को रोकने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ASTR एक्चुअली पता क्या है, A से है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है आपके सिम फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा ऐसी आपको कई बार कॉल्स वगैरह आती हैं और उनको ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर दिया जाता है, आप तक वो कॉल्स पहुंचती ही नहीं है। ये होती हैं CIOR के माध्यम से, सेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल आउट रोमर। इसके अलावा संचार साथी पोर्टल, फिर फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर, ये सारे जो टूल्स बनाने वाला और कोई नहीं, वो DIU ही है। एंड डेफिनेटली इसका जो डेटा होता है वो बैंक्स भी इस्तेमाल करते हैं, सेबी हो गया आपका, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, FIUIND, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे ये सपोर्ट करता है DIU DOT, इसलिए टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी। अब देखो थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसे रीजन्स को हम लोग बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। उसके अलावा या इनको हम लोग ना क्रिटिकल के नाम से भी जानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उतनी समस्या तो नहीं है पानी की, पर दिक्कत तो है, उनको हम लोग सेमी क्रिटिकल बोलते हैं। इसके अलावा जो बाकी बच गए उनको हम बोलते हैं वाटर सफिशिएंट, मतलब वहाँ पे काफ़ी पानी है, वहाँ पे पानी की समस्या नहीं है। सेमी क्रिटिकल में थोड़ी सी समस्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेड या क्रिटिकल में तो बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। अब देखो हम लोग काम तो कर ही रहे हैं, बहुत सारे सरकार के प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं कि पानी कैसे बचाएं, पानी का वेस्टेज कैसे रोकें, ठीक है, लोगों के लिए पानी कैसे मुहैया करवा पाएँ। तो डेफिनेटली बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स रन होते हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप अभी यहाँ पे लिया गया है ना, वो है नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी को लॉन्च करके। अब आप सब लोग ना मनरेगा के बारे में जानते होंगे। मनरेगा के अंतर्गत क्या होता है, मिनिमम 100 डेज़ का आपको जो रूरल एरियाज़ के अंदर अनस्किल्ड वर्क मिलता है, राइट। तो राइट टू वर्क एक तरह से आपकी इंश्योर करने की कोशिश की जाती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं, ये रोज़गार इनको मिले पानी को कंजर्व करने के अंदर, ठीक है ना, कि मनरेगा का पैसा यहीं इस्तेमाल करने हैं आपके पानी की सेविंग्स के लिए, कि मान लो किसी जगह के ऊपर हो सकता है कुछ पॉन्ड बनाने हो, ठीक है ना, कुछ लंबे समय के लिए कुछ वाटर कंजर्वेशन, कुछ वाटर हार्वेस्टिंग करना हो, उसके लिए कर दिया जाए। तो बिल्कुल यही स्टेप के साथ हमने यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पे इसको यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि वो पानी को सेव करने की यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें होगा पता क्या, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, वहाँ 65% ऑफ मनरेगा फंड्स जो होंगे ना, वो पानी रिलेटेड कामों के ऊपर यहाँ पे खर्च होंगे। जो बीच वाले हैं, सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, वहाँ 40% मनरेगा फंड्स एलोकेट होंगे पानी के कंजर्वेशन के लिए। एंड जहाँ पे पानी काफ़ी है ऑलरेडी, वहाँ पर भी हम चाहते हैं कि पानी सही तरह से बना रहे, तो इसलिए 30% मनरेगा फंड्स वहाँ भी आपके वाटर कंजर्वेशन के ऊपर यहाँ पे स्पेंड होंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर आपका नेशनल इनिशिएटिव ऑन वाटर सिक्योरिटी है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यहाँ पे मिलकर यहाँ पे साथ में लॉन्च किया है, ताकि हमारे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, उनको हम यहाँ पे ख़त्म होने से हम उनको बचा पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से मनरेगा का पानी यहाँ पे, मनरेगा का पैसा यहाँ पे इस्तेमाल होगा पानी को बचाने के लिए। और भी सरकार के बहुत सारे काम चल रहे हैं, जैसे कैच द रेन कैंपेन है, इसमें वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बात करते हैं।
उसके अलावा अमृत सरोवर हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत 68,000 ऑलरेडी रिजर्वायर को या तो बनाया गया है या उनको वापस से रीजनरेट होता है, मतलब वापस उनको ठीक करना, वो सब चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। जैसे पॉन्ड्स वगैरह, तालाब वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं अलग अलग एरियाज़ के अंतर्गत। तो ये सारे काम हम यहाँ पे पानी की सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सहयोग पोर्टल के रिगार्डिंग। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, पहले बात तो मैं आपको सहयोग पोर्टल के बारे में समझाता हूँ। दरअसल में सहयोग पोर्टल 2024 में लॉन्च हुआ था एंड इसको ऑपरेट करता है I4C, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अब एक्चुअली इसका पॉइंट पता क्या है सहयोग पोर्टल का, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो। कई बार पता क्या होता है कि किसी जगह के ऊपर मान लो फेसबुक है, इंस्टा है, या जो एक्स है बेसिकली ट्विटर जो हुआ करता था, अब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जो अनलॉफुल होती हैं। अब ज़रूरत ये होती है कि उस पर्टिकुलर कंटेंट को फटा से फट आपका उसको हटाया जाए, राइट। तो इस केस में आप नोटिस करोगे कि एक कॉन्सेप्ट आता है इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट। जैसे आपका फेसबुक है या ट्विटर जो एक्स हो गया है या इंस्टा है, ये सब क्या है, इंटरमीडियरीज हैं, क्योंकि कंटेंट तो हमने पोस्ट किया है और आपको दिखा है यहाँ पे, तो इंटरमीडियरी ये हुए। अब नोटिस ये करना कि अगर मान लो मैं कुछ गलत एक्टिविटी पोस्ट करता हूँ अपने अकाउंट के ऊपर, तो उसके वजह से इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरमीडियरीज हैं। तो हमने दरअसल में ना 79(3)(b ऑफ IT एक्ट के अंतर्गत इंटरमीडियरी स्टेटस इनको दिया होता है। पर आप एक बात अंडरस्टैंड करना, अगर मान लो यहाँ पे किसी ने कंप्लेंट करी, बोला गया कि भाई आप अपना कंटेंट इस बंदे का आप डाउन करो, और अगर फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर ने ये सब नहीं माना, तो उस केस में क्या होगा, इनका इंटरमीडियरी स्टेटस यहाँ पे इनसे छिन जाएगा एंड फिर इनके ऊपर भी एक्शन ले पाएगी सरकार। ये सारी बातें, ठीक है ना। तो जो भी आपकी इस कंट्री की ऑथराइज एजेंसीज़ हैं और जो आपके इंटरमीडियरीज हैं, उनको इमीडिएट एक्शन लेना होगा इस तरह के ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अगर मान लो नहीं लेते हैं तो उस केस में इंटरमीडियरीज का जो सेफ़ हार्बर है, सेफ़ हार्बर मतलब कि आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई सामने वाला बंदा कंटेंट पोस्ट कर रहा है, उसके ऊपर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पर ये तब चली जाएगी ये सेफ़ हार्बर वाली प्रोविज़न, अगर आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उस पर्टिकुलर कंटेंट को यहाँ पे आपने डाउन नहीं किया। तो दरअसल में ये तो है सहयोग पोर्टल। तो ये पोर्टल के माध्यम से क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपके नोटिस चले जाते हैं आपके इंटरमीडियरीज को, ताकि आप ये कंटेंट डाउन कर दो। अब इस तरह से ट्विटर के पास बहुत सारे इस तरह से नोटिस आ रहे थे सहयोग पोर्टल के कि भाई ये कंटेंट हटा दो, ये कंटेंट हटा दो, वो कंटेंट हटा दो। तो कई बार बीच में क्वेश्चन मार्क उठे थे कि यार कि सरकार के अगेंस्ट कोई भी बंदा आवाज़ उठाता है तो सरकार बोल देती है ये कंटेंट हटा दो, तो लोग बोलेंगे कैसे। तो ये ट्विटर का यहाँ पे कहना था, और ट्विटर ने ये भी बोला कि भाई इंडिया में मतलब एक तरह से फ्री पब्लिक स्पीच की जो हम बात करते हैं उसको एक तरह से रोका जा रहा है, राइट। तो एक तरह से कहा जा रहा था कि पोर्टल के माध्यम से सेंसरशिप हो रही है, सरकार क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल रख रही है। ऐसा यहाँ पे सहयोग पोर्टल के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए गए थे। प्लस एट द सेम टाइम ये भी बोला गया था कि हमारा जो IT एक्ट का सेक्शन 69A है वो क्लियरली बात करता है कि भाई कभी भी ऐसा कुछ होता है तो हियरिंग और रिव्यू होना चाहिए, पर सहयोग पोर्टल उसके भी अगेंस्ट चला जाता है। तो ये ट्विटर ने ये मुद्दा आपका कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर लेके गया था, पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर ट्विटर की इस दलील को डिसमिस कर दिया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोला है कि आपके जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं, बिना किसी मेरिट के हैं। जो सहयोग पोर्टल है वो दरअसल में मदद करता है ताकि गवर्नमेंट एजेंसीज़, लॉ एनफोर्समेंट और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के बीच में आपस में एक कोऑर्डिनेशन हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर देश के अंदर बना रहे। तो इस तरह से जो ट्विटर की बात थी उसको यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने मना कर दिया है एंड कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला है कि सहयोग पोर्टल ज़रूरी है ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहे, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि हमें एक बैलेंस बनाना होगा किसके बीच में, आर्टिकल 19 राइट टू फ्री स्पीच की जो बात करता है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे बात होती है आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, तो उनके बीच में हमें यहाँ पे सामंजस्य बताना पड़ेगा ताकि देश की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ योर साइफन डीसैलिनाइजेशन सिस्टम। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। थोड़ा सा ये देखने में टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर समझने में उतना डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगेगा। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर ये मुद्दा है क्या। सबसे पहली बात, आप लोग यहाँ पे पिक्चर में ना एक साइफन देख रहे होंगे।
साइफन पता क्या होता है, इस तरह की ट्यूब है, ये जो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब आपको देखने को मिल रही है, इसी को हम लोग साइफन बोलते हैं। अब इसमें पता क्या होगा, लिक्विड जो कि हायर रेजरवायर से है, इसको मूव किया जाएगा टू द लोअर रेजरवायर, और बिना किसी पंप के। यहाँ ग्रेविटी का इस्तेमाल होता है और प्रेशर डिफरेंस का इस्तेमाल होगा, एंड इस तरह से पानी मूव करेगा, इसलिए इसका नाम है साइफन। पर अगर मैं पूरे कॉन्सेप्ट की बात करूँ ना, साइफन डीसैलिनाइजेशन सिस्टम की, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, पानी को प्योर करना। जैसे आपका समुद्र का पानी होता है, वो पीने लायक पानी कैसे बनेगा, उसका एक तरीका है साइफन डीसैलिनाइजेशन। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसमें काम कैसे होता है। देखो, एक तो ना यहाँ पे इधर से ना यहाँ पे आपका पानी आपका आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है इधर से आपका समुद्र का पानी आता रहे, ठीक है, तो एक वाटर सोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वाटर सोर्स यहाँ पे होगा। फिर वाटर सोर्स के साथ साथ ही ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, वो होता है एवेपोरेशन और कंडेंसेशन का। देखो यहाँ पे आप समझना, पानी आपके पास आ चुका है, फिर वो क्या होगा, ये जो सेलाइन वाटर है ना, ये यहाँ पे सोलर हीटेड एवेपोरेशन चैम्बर में उसको भेजा जाएगा। अब मुझे बताओ, जब इवेपोरेशन हो रहा है तो उसमें क्या इवेपोरेट होगा, सर पानी इवेपोरेट हो जाएगा, जो नमक वगैरह था या बाकी और जो इम्प्योरिटीज़ थी वो वहीं रह जाएंगी, तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो पानी इवेपोरेट हुआ, ये इवेपोरेशन वाला पानी कंडेंसेशन यूनिट के पास चला जाएगा। अब कंडेंसेशन यूनिट क्या करेगा भाई, वहाँ पे कंडेंसेशन यूनिट के अंदर जो आपके वेपर थे ना, वो वेपर कूल डाउन होंगे। वेपर जैसे कूल डाउन होंगे वो क्या बन जाएंगे, वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगे। तो आपने देखा हमने क्या किया, हमने पहले वेपराइजेशन किया, वेपराइजेशन से जो पानी था वो वेपर कर गया, बाकी जो पीछे रह गए वो इम्प्योरिटीज़ थी। फिर जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं ना, आप नोटिस कर पाओगे जो पानी वेपराइज हुआ था उसको हमने यहाँ पे कंडेंस करके उसको पानी में वापस कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटीज़ थी वो साइड में आ चुकी हैं, एंड हमने यहाँ पे फ्रेश वाटर यहाँ पे कलेक्ट कर पाएंगे। एंड इस तरह से आप देख पाओगे कि हमने साइफन का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक कंटिन्यूस फ्लो यहाँ पे मेंटेन कर लिया है। तो ये जो सेम काम किया गया है ना, ये दरअसल में IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा यहाँ पे ये काम किया गया है, एंड उन्होंने यहाँ पे साइफन पावर्ड डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अनवील किया है। अब इसका फ़ायदा पता क्या है, ये अपने आप में काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ते दाम के अंदर काफ़ी जल्दी और काफ़ी रिलायबली यहाँ पे ये पानी को यहाँ पे स्वच्छ कर देगा। एंड इस तरह से बताया जा रहा है कि इसके लिए जो एनर्जी चाहिए ना यहाँ पे, वो मोस्टली सोलर एनर्जी होगी या वेस्ट हीट हो सकती है। मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, या तो सोलर एनर्जी से हो जाएगा, या वेस्ट जो वगैरह होता है ना हमारा, उसी को वेस्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट करके, जो वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, उस एनर्जी का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हर घंटे 6 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर मीटर स्क्वायर हम यहाँ पे इस तरह से प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वाटर सिक्योरिटी हमारी उन एरियाज़ में बढ़ पाएगी जो वाटर स्ट्रेस रीजन है, एंड यहाँ पर ये सोलर और वेस्ट हीट से यहाँ पे रन करता है। यहाँ पे लो कॉस्ट मटेरियल का इस्तेमाल होगा, जैसे आपका एल्युमिनियम फैब्रिक हो गया। एंड इस तरह से अगर ज़्यादा सेलाइन पानी भी है, जिसमें मान लो 20% तक भी सॉल्ट है, तो उसको भी यहाँ पे हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ योर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इस चीज़ का मीनिंग क्या है। देखो, सबसे पहली बात, भारत के लिए डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नोटिस कर पाओगे कि लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है ना, वो लगभग 2/3 रूरल हाउस होल्ड्स को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। खासकर महिलाओं को और जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाला ग्लोबली आपको कंट्री देखने को मिल जाएगा, और 25% दुनिया का आउटपुट मिल्क में भारत ही प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा एग्स में हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, बफेलो मीट के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसी तरह से हमारा और भी सेक्टर्स में आप देख पाओगे कि एग्रीकल्चर GVA में हमारा 31% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो लाइफ स्टॉक से ही आता है। अब हुआ क्या कि आपका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आयोजित किया गया। बेसिकली एक इवेंट है जो FAO आपका ऑर्गेनाइज करता है। इस इवेंट के अंतर्गत क्या होता है, दुनिया भर के आपके पॉलिसी मेकर्स, किसान, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़, NGOs, रिसर्चर, डेवलपमेंट एजेंसीज़, ये सब साथ में आते हैं। तो भारत भी था इसमें। तो डेफिनेटली जो सेकंड एडिशन था ये इटली रोम के अंदर हुआ, एंड भारत ने यहाँ पे, भारत की तरफ से हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे उन्होंने यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया। अब एक बात आप अंडरस्टैंड करिएगा कि भारत एक तरह से FAO की सब कमेटी ऑन लाइफ स्टॉक का वाइस चेयर भी है, इसीलिए भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है इस चीज़ के अंदर।
तो इसमें पॉइंट वही है कि आपस में लाइफ स्टॉक सेक्टर को और कैसे बेहतर कर पाए, उसके लिए पॉइंट बन जाता है। और भारत और आयरलैंड ने एक रेजोल्यूशन भी को स्पॉन्सर किया है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ मिल्क, जो कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ने इंडोर्स भी किया था। सो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। एंड कोशिश यही है कि बदलाव जो हम लाइफ स्टॉक सेक्टर के अंदर देख रहे हैं उसको सस्टेनेबल ढंग से हम लेकर आएँ, इनोवेशन को और बेहतर करें एंड सोल्यूशन की तरफ यहाँ पे हम बढ़े। इनफैक्ट ना यहाँ पे एक वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की भी यहाँ पे बात हुई। मैंने पहले भी आपको साथ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है। वन हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप तीनों को साथ में लेके चलें, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को और एनवायरमेंटल हेल्थ को। इन तीनों को साथ में लेके चलेंगे तभी हम सस्टेनेबल ढंग से अपने चीज़ों को ग्रो कर पाएंगे। ये है वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। तो ये भी इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर यहाँ पे डिस्कस हुआ, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। बाकी रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उसमें एक था वासेनार एग्रीमेंट के बारे में। दोस्तों वासेनार एग्रीमेंट आई थिंक ये गलत स्लाइड आ गई है, ठीक है। आई थिंक हम ये कल डिस्कस कर चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बट कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूँगा कि जब कल का डिस्कशन होगा तो उसमें आई विल इंश्योर कि जो आपका लेटेस्ट वाला चीज़ है, आई थिंक जिसमें यूपीएससी और वेनेजुएला वगैरह डिस्कस करना था, तो वो कल मैं डिस्कस कर लूँगा। ये तो ऑलरेडी कल के सेशन में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।